नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, आज हम इससे पहले जो हमने भारतीय संविधान में जो भाग 3 है तो मौलिक अधिकारों के संबंध में जो चर्चा की दोस्तों, मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि के बारे में हम जान चुके थे। बाकी दोस्तों, हमें वीडियो को बिना स्क्रीन पे जो लिखे हुए जो वर्ड आपको दिख रहे हैं दोस्तों, उसके भी बना सकता था, पर दोस्तों मैंने काफ़ी ट्राई किया। क्या होता है कि जो अपना जो वीडियो है वो बहुत सारा लंबा हो जाता है, और लंबा वीडियो को मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे कम देखना पसंद करते हैं। इस वजह से मैंने सारी चीज़ जो जितने भी मौलिक अधिकारों के संबंध में आज हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ आपके सामने स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों की, अगर हम बात करें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, तो हम इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों उसमें हम अनुच्छेद 13 तक हम बात कर चुके थे। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो है हमारा समानता का मौलिक अधिकार। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों समानता की, तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये कुछ बुनियादी सिद्धांत या फिर जो अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं दोस्तों। इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। एक बात दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, क्योंकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, क्योंकि अगर हमारा राज्य कहीं किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके तहत हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार एक तरह से मौलिक अधिकार की गारंटी लोगों को यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो आज हम सबसे पहले जो मौलिक अधिकार का अध्ययन करने वाले हैं, और वो मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का मौलिक अधिकार, जिसका भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लगा करके 18 तक उसका मेंशन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकारों के जो संबंध में जितने भी प्रावधान हैं उन सबको उल्लेखित किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों देखो मौलिक अधिकारों को उल्लेख है, और ये हम सब जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये हमने दोस्तों अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। कहाँ से ग्रहण किए हैं दोस्तों? अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका ही वह प्रथम देश था जिसने अपने संविधान में अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया था। अब देखिए दोस्तों, आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 में है विधि का शासन। विधि का शासन अगर हम यूँ कहें कानून का शासन, और तो विधि के शासन और दूसरी बात है इसमें कानूनी समानता। तो इसके अंतर्गत हम 2 बातों को समाहित करते हैं दोस्तों। एक तो है विधि के समक्ष समता, और एक है दोस्तों विधि का समान संरक्षण। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो विधि के समक्ष समता जो जिस प्रकार का ये प्रावधान है, ये भारत के संविधान में हमने ब्रिटेन के संविधान से, किसके संविधान से ग्रहण किया है दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से। उसी प्रकार देखिए, अगर विधि के समान संरक्षण की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो प्रावधान है वो हमने भारतीय संविधान में ग्रहण किया है दोस्तों अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से या अमेरिका के संविधान से।
अब हम बात कर लेते हैं कि विधि के समक्ष समता का अर्थ। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, ये एक नकारात्मक प्रकार का प्रावधान है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके अनुसार कि हम ये बात करें कि कानून जो हैं वो सर्वोपरि हैं, विधि सर्वोपरि हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति विधि से बढ़कर के नहीं है और कानून या विधि की नज़रों में हर प्रत्येक व्यक्ति समान है। यानी कि हमारा जो कानून है, हमारा जो विधि है, विधि जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखती हैं दोस्तों। यानी कि विधि की नज़रों में, अगर हम कानून की नज़रों में बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, या फिर हम कहें कि कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर के नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर हम दोस्तों बात करते हैं विधि का समान संरक्षण, तो संरक्षण की जहाँ पर बात आती है दोस्तों, तो जो हमारी विधि है, जो भी हमारे नियम कानून हैं, वो कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं। हमारी जो विधि समान रूप से नागरिकों को संरक्षण प्रदान करती हैं। उसकी नज़रों में प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के जो विशेष अधिकार हैं, तो वो विशेष अधिकार जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, अपने सांसद हैं, विधायक हैं, इनको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए जा सकते हैं। उनको छोड़ करके अगर हम बात करें तो विधि की नज़रों में सभी व्यक्ति समान हैं। उसी प्रकार देखिए हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15 की। देखिए अनुच्छेद 15 में ये मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, यानी कि हम बात करते हैं समाज में रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके साथ राज्य, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों राज्य की नज़रों में सभी नागरिक समान हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) में, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि जितने भी जो प्रावधान इसमें लिखे हुए, जैसे हम कहें धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर दोस्तों, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारा राज्य अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 15(1) में उल्लेखित है। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(2) की। तो देखिए दोस्तों, हम आदिकाल में यानी कि प्राचीन काल में हम देखते थे, या बहुत अपन से जो पहले का जो समय था उसमें अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो समुदाय थे, जो दलित वर्ग के अंतर्गत जो लोग आते थे, या फिर उनके साथ कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का भेदभाव हमारे समाज में होता था। तो भारतीय जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने उनको इस बात का भान था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(2) में किया है कि कोई निजी संस्था हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई भोजनालय हो, या फिर हम कहें कि सार्वजनिक कुएं हों, या फिर कहें हम तालाब हो, या फिर किसी प्रकार की वावड़ी हो, तो इन सब पर अगर देखा जाए, चाहे वो किसी प्रकार का मंदिर हो, तो आदि स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर ये जो संस्थाएं हैं, या फिर हम कहें भोजनालय, होटल, सार्वजनिक कुएं, तालाब, बावड़ी या मंदिर, इनके प्रवेश के में किसी भी प्रकार का निषेध नहीं होगा। यानी कि जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश आदि के आधार पर इन स्थानों पर किसी भी प्रकार का नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(2) में। आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) की। तो अनुच्छेद 15(3) की अगर दोस्तों बात करें तो देखिए अनुच्छेद 15(3) में लिखा हुआ है कि देखिए जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, हमारे जो महिला और बच्चों का अगर कल्याण करना है, हो सकता है कि महिलाएं को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं, या बच्चों को कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं या कार्यक्रम उनके लिए चलाए जाएं। इस प्रकार के जो प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में हैं। यानी कि हमारा राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं, विशेष प्रकार के कार्यक्रम चला सकता है। इस प्रकार का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद
15(3) के अंतर्गत समाहित है, उल्लेखित हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) यानी कि 15(4) की, तो देखिए यहाँ पर जो प्रावधान है वो इस प्रकार का है दोस्तों। कुछ वर्ग समाज में इस प्रकार के थे दोस्तों जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार का प्रावधान इस अनुच्छेद 15(4) के तहत किया कि जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं, ऐसे वर्गों में जैसे हम बात करते हैं SC, ST, OBC, इस प्रकार के जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े जो वर्ग हैं उनको विशेष प्रकार की अगर हम बात करें तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, विशेष कार्यक्रम या योजनाएं चलाई जा सकती हैं। इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में है। देखिए दोस्तों, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यानी राज्य चाहे तो जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रकार की योजनाएं या विशेष प्रकार के कार्यक्रम चला सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 15(4) में की गई है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(5) की, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करेगा। यानी कि राज्य क्या करेगा दोस्तों, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, चाहे वो निजी संस्थाएं हों, निजी शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो सरकारी शिक्षण संस्थान हो। परंतु दोस्तों जो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो उल्लेखित जो प्रावधान है वो इस प्रकार से हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो ST समुदाय हो, SC हो, OBC हो, उनके लिए राज्य पिछड़ेपन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण सीट आरक्षित कर सकता है, आरक्षण का प्रावधान रख सकता है। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(6). देखिए दोस्तों, ये जो है अनुच्छेद 15(6), देखिए ये मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था दोस्तों। इसको भारतीय संविधान में 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया। तो देखिए दोस्तों, मोदी सरकार ने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो सवर्ण समुदाय था उनके लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान किया था। तो देखिए इसमें जो प्रावधान है वो किस प्रकार हैं। देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम राज्य चला सकता है। इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 15(6) में समाहित है और ये जो प्रावधान है वो किया गया है दोस्तों 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। क्या किया गया है दोस्तों, देखिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम, यानी कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन में पिछड़ गए हैं या फिर हम कहें आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं चला सकता है। ये जो प्रावधान है दोस्तों भारतीय संविधान में 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत किया गया था। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 में है दोस्तों कि लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता। इससे आज से ये है दोस्तों कि हमारा जो राज्य है वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, इसलिए उन्हें अपने विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को अपने विकास करने का समान मौका मिलेगा, समान अवसर उपलब्ध होगा। इस प्रकार के प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में उल्लेखित है दोस्तों। जैसे अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16(1) की, तो देखिए दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। यानी कि किसी भी नागरिक के साथ
किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को अपने विकास करने का, हर नागरिक को अपना विकास करने का समान मौका या समान अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है दोस्तों। देखिए, राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16(2) की। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि जब भी राज्य किसी भी नागरिक को अपने विकास के लिए जो भी अवसर उपलब्ध कराएं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, जैसे उनके साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान व निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव लोक नियोजन में अवसर जो प्रदान करेगा राज्य, उसमें इन आधारों पर, यानी कि जैसे हम कहें धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, देखिए, और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे निवास स्थान, इनके आधार पर सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार की जो शब्दावली है वो अनुच्छेद 16(2) में उल्लेखित है दोस्तों। परंतु दोस्तों एक अपवाद है कि राज्य जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उन पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय नौकरियों में निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। यानी कि हम यूँ कहें कि राज्य अपने जो पिछड़े जो क्षेत्र हैं, उनमें जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें स्थानीय नौकरियों में वो स्थानीय नौकरियों को वहाँ स्थानीय लोगों के ही लिए आरक्षित रखें, यानी कि किसी अन्य राज्य के निवासी के लिए नहीं खोले। इस प्रकार का भेदभाव किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) में। तो हम सब जानते हैं कि देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो वर्ग पिछड़ गए थे, उनके लिए हमारा जो अनुच्छेद 16(4) है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है दोस्तों। जैसे ST, SC, OBC का जो वर्ग है, उनको लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के जो प्रावधान करता है वो करता है दोस्तों हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4). देखिए, अब इस अनुच्छेद 16(4) में ही दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं तो खंड के और खंड ख जोड़े गए। देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 16(4) में खंड के जो जोड़ा है वो जोड़ा गया है दोस्तों 77वें संविधान संशोधन 1995 के तहत जोड़ा गया। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो पदोन्नति हैं, यानी कि प्रमोशन जो होता है सरकारी नौकरियों में, उनमें आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार की शब्दावली अनुच्छेद 16(4) में जोड़ी गई दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) यानी कि अनुच्छेद 16(4) में खंड ख कब जोड़ा गया दोस्तों? ये जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन 2000 के तहत। और इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि बैकलॉग भरने में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आरक्षण की, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो OBC थी, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की अगर बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो OBC के लिए निर्धारण हेतु जो पहला आयोग गठित किया था दोस्तों, प्रथम आयोग जो गठित हुआ था, उस आयोग का नाम था दोस्तों काका कालेलकर आयोग। क्या था दोस्तों? काका कालेलकर आयोग। किस लिए बनाया था ये? OBC के निर्धारण, OBC कैटेगरी के निर्धारण हेतु काका कालेलकर आयोग काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। और ये गठन किया गया था दोस्तों 1953 में। और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों, वो सौंपी थी 1955 में। परंतु दोस्तों अगर हम बात करें तो इसने जो रिपोर्ट दी थी उस पर किसी प्रकार का विचार भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया था दोस्तों। उसके बाद जो OBC के निर्धारण के लिए जो दूसरा आयोग गठित किया गया था, वो आयोग था दोस्तों BP मंडल आयोग। कौन सा था दोस्तों? BP मंडल आयोग। BP मंडल आयोग।
तो देखिए दोस्तों, ये बीपी मंडल आयोग था, इसका जो गठन किया गया था, ये जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, उस सरकार ने 1979 में ओबीसी के निर्धारण हेतु बीपी मंडल आयोग का गठन किया। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इस बीपी मंडल आयोग ने, यानी कि इस पूरे नाम, अगर इसके पूरे नाम की बात करते हैं तो इसका नाम है विंध्येश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, उसे कहा जाता है दोस्तों बीपी मंडल आयोग। और ये जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी देसाई सरकार ने 1979 में गठित किया और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों 1980 में। फिर भी देखिए दोस्तों, जो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसके चले जाने के पश्चात इसी की रिपोर्ट के आधार पर, यानी बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अगर हम बात करें तो 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी दोस्तों। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने, उस सरकार ने इसी रिपोर्ट के यानी कि बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया था दोस्तों। तो इस प्रकार से ओबीसी को सरकारी नौकरियों में क्या दिया गया दोस्तों, आरक्षण। परंतु दोस्तों इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया गया था और उस वाद की बात करते हैं तो उस वाद का नाम था दोस्तों, उस वाद की अगर हम बात करें तो ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ जो वाद दायर किया गया वो वाद था दोस्तों इंदिरा साहनी वाद। कौन सा वाद था दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, बनाम भारत संघ, ये गठित किया गया दोस्तों 1992 में। ओबीसी के आरक्षण के विरुद्ध यानी इसको चुनौती देते हुए इंदिरा साहनी वाद ने अपना जो वाद दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो किस प्रकार का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया है 27% सरकारी नौकरियों में, वो वैध है, यानी कि वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। परंतु यहाँ पर एक ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका आधार केवल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन ही होना चाहिए। अगर हम यूँ कहें कि भाई आर्थिक आधार के रूप में, यानी आर्थिक आधार को, आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार नहीं माना जा सकता। इस प्रकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद में कही थी। क्या कही थी दोस्तों, पहली बात तो ये कही थी कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है वो वैध है। दूसरी बात, जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि पिछड़ेपन के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, आर्थिक पिछड़ापन आरक्षण का आधार नहीं हो सकता। चौथी बात देखिए दोस्तों क्या कहा था, इसी बात में क्रीमी लेयर की जो अवधारणा दी थी, इसमें कहा गया था कि भाई जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो जाति ओबीसी में आती है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ पर यह भी बात क्लियर कर दी गई थी कि अगर कोई पिछली भर्तियों में जो पद रिक्त रह जाते हैं उनको अगर बैकलॉग में भरा जाए तो आरक्षण की जो सीमा है दोस्तों वो 50% से अधिक की जा सकती है। तो इस प्रकार की जो बातें थी वो थी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। तो ये जो वाद था ये दायर किया गया था दोस्तों ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया था बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर, उसके विरुद्ध ये आयोग गठित किया गया था। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ओबीसी में जो जाति हैं, कौन सी जाति ओबीसी में आएंगी नहीं आएंगी, उनके लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो उसी समय दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में गठित किया गया दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसी की, अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तो कर दिया गया था, पर दोस्तों इसका संविधान में कहीं भी उल्लंघन नहीं था। यहाँ पर ये संसद के एक विधि द्वारा इसको गठित किया गया था। बाद में देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया, 102वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन, और ये हुआ है दोस्तों 2018 में। 102वां जो संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों अगस्त 2018 में। तो इसके तहत भारतीय संविधान में दोस्तों 2 अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 338
ख और अनुच्छेद 342 का। अनुच्छेद 338 ख के तहत दोस्तों ओबीसी जो आयोग था यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर हम 338 की बात करते हैं, जिस प्रकार से देखो अनुच्छेद 338 में एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार से जैसे अनुच्छेद 338 के में अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो उसी प्रकार से दोस्तों भारत के संविधान संशोधन 102 के तहत 2018 में भारत सरकार ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ख जोड़कर अनुच्छेद 338 में खंड ख जोड़ करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और आगे हम दोस्तों बात करते हैं तो इसी से संबंधित एक और संशोधन था 105वां संविधान संशोधन जो हुआ है दोस्तों अगस्त 2021 में। क्या हुआ था देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर जो 102वां संविधान संशोधन था इसमें किस प्रकार की जो कमियां थी, जो अनुच्छेद 342 के में जो धाराएं थी उनमें इस प्रकार का प्रावधान था कि कौन सी जाति ओबीसी में आएगी नहीं आएगी इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा। कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति। और यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया था कि भाई अगर राज्यों में देखो कई बार कंडीशन दोस्तों ये होती है कि कुछ जातियां सेंटर में ओबीसी में आती हैं मगर राज्यों में नहीं आती, और कुछ जातियां राज्यों में ओबीसी कैटेगरी में आती है मगर राज्यों में नहीं आती है। तो इसी वजह से इसमें ये थोड़ा सा ये लिखा हुआ था दोस्तों कि राज्यपाल की सिफारिश पर राज्यों में भी जो जाति कौन सी जाति ओबीसी कैटेगरी में आएगी नहीं आएगी वो राज्यपाल की सिफारिश पर कौन यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति हैं वही अधिसूचना जारी करेंगे। तो बहुत सारे जो हमारे संसद के सदस्य थे उन्होंने इस प्रकार की बातें कही थी कि ये जो हमारा संघात्मक ढांचा है उसके विरुद्ध है। तो इस प्रकार का विवाद चलता आ रहा था। तो इसी को लेकर के भारतीय संविधान में 105वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत उस धारा में भी संशोधन कर दिया गया कि भाई राज्यों में कौन सी कैटेगरी ओबीसी में आएगी नहीं आएगी इसकी अधिसूचना राज्यों के पास ही रहेगी। इसकी शक्ति राज्य ही इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, इस बात को डिसाइड करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी जाति ओबीसी कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। तो इस प्रकार की बातें दोस्तों इसमें थी। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमने देखा अनुच्छेद 16(5) की अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें उसी धर्म के लिए कुछ सीटें यानी कि कुछ क्या कह सकते हैं एक मिनट दोस्तों, धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 16(5) में हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16(6) तो वही दोस्तों अनुच्छेद 16(6) भारतीय संविधान में जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। तो इसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में खंड 6 जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान हमारी मोदी सरकार ने भारतीय संविधान में संशोधन करके किया। आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। तो अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की जो छुआछूत हैं यानी अस्पृश्यता है उसका पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है, उसका अंत कर दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। देखिए दोस्तों, जो उपाधियां थी वो कहीं न कहीं हमारे सामाजिक समानता में कहीं न कहीं किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करती थी, इसलिए संविधान निर्माताओं ने जो उपाधियां थी उनका पूरी तरह से अंत कर दिया। यानी कि एक तो एजुकेशन यानी शिक्षा को छोड़ करके और सैन्य क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में किसी प्रकार की उपाधि कोई भी नागरिक ग्रहण धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार की बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) में है। 18(2) की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है कि हम जो कोई भी भारतीय नागरिक अन्य देश से उपाधि धारण नहीं कर सकता, अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता। 18(3) की अगर बात करें कि कोई विदेशी नागरिक अगर भारत सरकार में सेवारत है, भारत सरकार में काम करता है, कार्यरत हैं, भारत सेवा में है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह किसी प्रकार का सम्मान या उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 18(4) की तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, जो व्यक्ति सरकारी सेवा में है तो सरकारी सेवा में जो भी व्यक्ति है वो बिना
राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 18(4) में। अब देखिए दोस्तों, एक बात यह है कि जो उपाधि और सम्मान में किस प्रकार का अंतर है, तो इसके लिए एक वाद दायर हुआ, वालाजी राघवन वाद। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया गया, वालाजी राघवन वाद 1995 को। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, कौन सा वाद था दोस्तों? वालाजी राघवन वाद। और ये 1995 में सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ और इसमें उपाधि और पुरस्कार में अंतर को स्पष्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उपाधियों का प्रयोग हम नाम से पहले या बाद में करते हैं, परंतु पुरस्कारों का जो प्रयोग है हम नाम से पहले बाद में नहीं करते हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पुरस्कार का प्रयोग या सम्मान का प्रयोग नाम से पहले या बाद में करता है तो किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात ये थी दोस्तों, जो जैसे हम बात करें भारत रत्न हैं, पद्म विभूषण हैं, पद्म भूषण हैं, पद्म श्री हैं, ये इस प्रकार के जो पुरस्कार हैं ये उपाधि की श्रेणी में नहीं है दोस्तों। इनको कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इस प्रकार की बात है दोस्तों वालाजी राघवन वाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में सामने आई थी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, समानता का मौलिक अधिकार, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। आगे हम दोस्तों इसी प्रकार से आपके सामने अगले वीडियो में लेकर आएंगे स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसका उल्लेख है दोस्तों भारत के संविधान में 19 से 22 तक। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।